ना। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके परिवार में जीके जीएस भाई अमित पांडे। खासा अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। तो पहला बिंदु हमने चर्चा किया कि अफ्रीका की जो एक मूल जनजाति यहाँ पर निवास करती है पिग्मी, वह किस एक नदी घाटी में पाई जाती है। तो संदर्भों को ध्यान रखिएगा कि ये जो पिग्मी जनजाति आपके अफ्रीका में पाई जाती है ये कांगो नदी के अंतर्गत देख मिलता है। तो जो कांगो नदी बेसिन है उसके साथ में यह आपकी पिग्मी जनजाति जो आपकी अफ्रीका में निवास करती है उसको हम देख पाते हैं। और बनावट के आधार पर अगर देखा जाए तो खासा ध्यान रखिएगा ये नाटे कद की होती है। कैसी होती है? अगर इनकी बात की जाए तो नाटे कद के लोग होते हैं, इन्हीं को हम पिग्मी के रूप में नाम देते हैं। तो अफ्रीका के संदर्भ में ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च होता है। आज भारत के राजनीति व्यवस्था की जब बात की जाए तो भारतीय राजनीति व्यवस्था में कौन इसमें से सर्वोच्च होता है। कई बार आपने इसके बारे में सुना भी होगा कि आज राजनीति की जब बात की जाए तो राजनीति में सबसे टॉप लेवल की हायरार्की में माना जाता है। तो उसका नाम होता है सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, या फिर संसद, या फिर आपके धर्म। तो आज भारत की अगर बात की जाए तो सीधे शब्दों में आप कह सकते हो कि भारत क्या है? भारत एक गणतंत्र है। भारत की जब बात की जाए तो भारत एक गणतंत्र देश है। गणतंत्र का मतलब आप कह सकते हो कि जहां पे लोगों की संकल्पना आपको देख मिलती है, व्यवस्थापिका कार्यपालिका का पूरा पूरा प्रशासन है। और इस गणतंत्र की जब बात की जाए तो इस गणतंत्र की संकल्पना हम अपने यहाँ पे देखते हैं संविधान के माध्यम से, क्योंकि हमारे शासन व्यवस्था का जो आमूल चूल आधार है जिसमें आपने अलग अलग संदर्भों को सुना होगा, जैसे न्यायपालिका जो लोगों के हित की बात करता है, आपके कार्यपालिका जो जिनके ऊपर खास करके शासन प्रशासन की बात की जाती है, और जिसे में आपने सुना होगा विधायिका। तो विधायिका की जब बात की जाए जो अलग अलग विधान बनाने के लिए तत्पर होती है। तो इन सारे तत्वों की जब बात की जाए तो ये सारे तत्व कहाँ पे आपके निवास करते हैं? तो यह मुख्य रूप से आपके संविधान में देखने को मिलते हैं। और कई बार आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पर संविधान को क्या माना जाता है? सर्वोच्च माना जाता है। किसी भी अवस्था में जब भी कोई विवाद होता है तो उस दशा में हम लोग क्या करते हैं? संविधान को ही सर्वोच्च मानते हैं। आज हमारे भारत की जब बात की जाए तो भारत इसी परिप्रेक्ष्य में क्या होता है? एक संघीय व्यवस्था को भी धारित करता है। संघीय व्यवस्था जहां पे आपने कई बार सुना होगा कि भारत नाम की जो संकल्पना है वो कोई भारत है नहीं, बल्कि इसकी जब बात की जाए तो ये क्या होता है? यह राज्यों का संघ माना जाता है। तो राज्यों का जो एक अलग आपका ग्रुप है जिसमें छोटे बड़े कई सारे राज्य शामिल हैं, तो ऐसे छोटे बड़े राज्यों का ही ग्रुप एक आपका जो संघ होता है जिसको आज गणतंत्र के रूप में भारत या फिर हम इंडिया के रूप में जानते हैं। इसका पूरा पूरा शासन प्रशासन जो चलता है वो भारत के संविधान के अंतर्गत चलता है। इस संविधान की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं ये संविधान हमारे यहाँ पर 26 नवंबर को तो बना था, लेकिन आप भी जानते हैं कि 26 नवंबर बनने के परिप्रेक्ष्य 26 नवंबर सन 1949 की जब बात की जाए तो बना था, लेकिन आप भी जानते हैं कि ये 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? लागू किया गया था। तो इसी कारण से इसके दो नाम आपको अलग अलग संदर्भों में सुनने मिलता है। 26 नवंबर जिसको हम क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे, कई बार इसको याद करते हुए हम लोग संविधान दिवस के रूप में जानते हैं, जबकि हमारे यहाँ पर 26 जनवरी आपने सदैव सुना है क्योंकि इसे लागू किया गया, तब से हमारा देश गणतंत्र बनता है। और इसी कारण से आपने इसे याद करते हुए सदैव क्या कहा? गणतंत्र दिवस की संज्ञा दी। तो इस तर्ज पर ध्यान रखिएगा, संविधान आज हमारे यहाँ पर सर्वोच्च है। हालांकि हायरार्की में एक नाम आपको कई बार प्रश्नों में पूछा जाता है, तो इसका भी नाम ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को हम क्या मानते हैं? राष्ट्रपति को हम देश का पहला नागरिक की संज्ञा दे देते हैं। ठीक है, तो देश का जो पहला नागरिक माना जाता है वह राष्ट्रपति माना जाता है। और राष्ट्रपति से ही याद रखिएगा संसद। ये संसद की जब बात की जाए तो संसद का क्या हो जाता है? अभिन्न अंग भी आपको देख मिलता है। किसके परिप्रेक्ष्य? संसद की जब बात की जाए तो संसद का ये अभिन्न अंग भी माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में जो मौलिक कर्तव्य हैं उन मौलिक कर्तव्यों में कौन सा बिंदु आपको देखने को मिल जाता है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक होना, हमारी मिलीजुली संस्कृति का समृद्ध विरासत को संरक्षित करना या उन्हें महत्व देना, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, या फिर छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। यहाँ पे मौलिक कर्तव्य की जब बात की जाए तो मौलिक कर्तव्य हमें देखने को मिल जाते हैं। शायद इसके बारे में कल हमारी चर्चा भी हुई थी। और इस बिंदु की जब बात की जाए तो इसको हम कहां से देख पाते हैं? सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, हमारा जो मूल संविधान है, इस मूल संविधान की जब बात की जाए तो मूल संविधान में ऐसा कोई तत्व शामिल नहीं था। तो फिर क्या होता है? आपने सुना भी है हमारे यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन को
जो 1976 में क्या किया गया, हमारे यहाँ पर लागू किया गया। अब 1976 में 42वां संविधान संशोधन जब आता है तो उसके अनुसार हमने क्या किया, हमने मूल कर्तव्य को ऐड किया। और इस मूल कर्तव्य की जब बात की जाए तो इस मूल कर्तव्य का जो संगठन था वह किस एक आधार पे था, तो आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पर हमने क्या किया, मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के अनुसार, खास करके आपने कई बार सुना होगा एक समिति जिसको हम कहते हैं स्वर्ण सिंह समिति। तो स्वर्ण सिंह समिति की जब बात की जाए तो स्वर्ण सिंह समिति का नाम ध्यान रखिएगा, इनके ही पर्याय में क्या किया, इस व्यवस्था को हमने अपने यहाँ पे लागू किया। तो स्वर्ण सिंह समिति को ही टारगेट करते हुए हमने क्या किया, इसको लागू किया। तो आपने सदैव सुना होगा संविधान का भाग 4 का, और संविधान के भाग 4 का के अनुसार हमने इसको ऐड किया। और संविधान में भी जब हम आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 51 का के अंतर्गत इसको हम पूरी तरीके से प्रमोट करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जो हमारा मूल कर्तव्य था, अगर इसकी बात की जाए तो इसमें शुरू में कुल मिला जुला के 10 आपके आर्टिकल 10 आपके अनुच्छेद 10 पॉइंट इसमें ऐड किए गए थे। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में आपने सुना होगा कि इसमें क्या होता है, एक पॉइंट और बढ़ाया जाता है, खास करके 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के माध्यम से। तो अब इसमें क्या हो जाते हैं, 11 बिंदु आपको देखने को मिल जाते हैं। शुरू में कितने थे, शुरू में केवल 10 ही थे। और 10 की जब बात की जाए तो उसमें मूल संरचना थी कि देखो हमें क्या करना है, हमें सरकार बहुत सारी चीजें देती है, हमें राज्य बहुत सारी चीजें प्रदान करता है, हमारा जो गणतंत्र हमारे कई सारे अधिकारों को संरक्षित करता है। लेकिन हम अपने गणतंत्र या फिर अपने देश को कैसे और समृद्ध बनाएं, तो उसके लिए हमारी जो वर्तमान संस्कृति है उसको हमें और भी सुदृढ़ करना है। शुद्ध रूप से अगर कहा जाए तो जितनी भी चीजें हमारे यहाँ पर है, चाहे वो विरासत हो चाहे परंपरा हो, उन सबको संरक्षित करना है। और सीधे शब्दों में उनको क्या करना है, एक वैल्यू दे के रखना है, एक उनको महत्व देना है। इसी परिपेक्ष को हम यहाँ पर देख पाते हैं। तो शुद्ध रूप से 42वां संविधान संशोधन जो मूल कर्तव्य को प्रमोट करता है, जिसमें कुल मिला जुला के 10 बिंदु शुरू में थे, बाद में इसमें एक और ऐड जाता है, स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से इसको ऐड किया जाता है। क्लियर। आगे की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव की जब बात करें तो उसमें निर्वाचित होने के लिए किसी एक व्यक्ति के पास न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। ये 18 वर्ष होनी चाहिए, या फिर आपके 21 वर्ष या 25 वर्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं। आज हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो खास करके आपने उम्र के बारे में सदैव सुना होगा, और उम्र की जब बात की जाए तो किसी भी व्यक्ति के पास जो एक उम्र होती है वह कितनी होनी चाहिए। देखिए, उम्रों के लिए आपने कई सारे संदर्भ सुने होंगे। कौन कौन से संदर्भ सुने हैं? पहला आपने सुना होगा, कोई व्यक्ति जब 18 वर्ष का हो जाता है तो वह हमारे यहाँ पर सीधे शब्दों में मतदान करने के योग्य हो जाता है। क्या हो जाता है? वह मतदान करने योग्य हो जाता है 18 वर्ष की अवस्था में। और उस संदर्भ में आपने देखा होगा कि हम मतदाता सूची में इसका नाम वगैरह ऐड भी कर लेते हैं। 18 वर्ष के बाद फिर बात आती है 21 वर्ष। 21 वर्ष की अवस्था पे यहाँ पर व्यक्ति क्या कर सकता है? यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर व्यक्ति गांव में जो प्रधान वगैरह का चुनाव होता है, अर्थात पंचायती राज व्यवस्था, तो उसमें शामिल हो सकता है। इवन शादी की जो भी उम्र है वो भी आपके 18 नहीं 21 वर्ष है। ठीक है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो फिर आपके 25 वर्ष, ये किससे समित है? तो 25 वर्ष आज अगर इसकी बात की जाए तो ये हमारे यहाँ पर देख मिलता है किसके परिपेक्ष में? हमारे यहाँ पर जो लोकसभा है, लोकसभा, और लोकसभा के अलावा आपने कई बार सुना होगा विधानसभा। तो लोकसभा और विधानसभा की जब बात की जाए तो उसके लिए इनका नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है कि आज हमारे यूपी के जो विधानसभा है या फिर जो देश का लोकसभा है, अगर उसमें किसी व्यक्ति को चुना जाना है तो उसके लिए उम्र 25 वर्ष होती है। फिर आपका क्या होता है? 30 वर्ष। आज 30 वर्ष की जब बात की जाए तो ये किससे समित है? तो 30 वर्ष ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर जो खास करके राज्यसभा है, राज्यसभा, और राज्यसभा के अलावा जब हम बात करते हैं विधान परिषद, तो राज्यसभा और विधान परिषद की जब बात आती है तो इन दोनों का नाम यहाँ पे आपको दिख मिलता है। तो राज्यसभा और विधान परिषद, ये 30 वर्ष का व्यक्ति यहाँ पर चुनाव लड़ सकता है। एक बिंदु और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर 35 वर्ष, ये किस लिए फेमस है? तो 35 वर्ष की जब बात की जाए तो ये हमारे यहाँ पर खास करके आपने राष्ट्रपति के बारे में सुना होगा, और राष्ट्रपति के साथ ही साथ आपने उप राष्ट्रपति के बारे में सुना है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति क्या करते हैं? यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं, और उस परिपेक्ष हम 35 वर्ष की उम्र सीमा देख पाते हैं। तो कुल मिला जुला के 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष ये हमारी उम्र सीमा हो जाती है। साथ ही साथ अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चुनाव की बात की जा रही है लोकसभा, तो लोकसभा के लिए क्या है? लोकसभा के लिए किसी भी व्यक्ति के पास आपके 25 वर्ष की उम्र सीमा होनी चाहिए। एक संविधान संशोधन ध्यान रखिएगा, कई बार आपके चर्चा में आता है, कई बार आपने सुना होगा 61वां संविधान संशोधन, 61वां नहीं 62वां,
अगर इसकी बात की जाए तो ये किससे समित है, तो 62वां संविधान संशोधन आप भी जानते हैं। हमारे यहाँ पर इसकी जो मान्यता है वह आपने सदैव सुना होगा कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर पहले 21 वर्ष क्या था, वोट करने की उम्र थी, लेकिन इसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, तो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष क्या किया गया था, हमारे यहाँ पर मतदान उम्र को किया गया था। तो मतदान उम्र सीमा पहले जब देश आजाद हुआ था उस टाइम पे 21 वर्ष थी, लेकिन बाद में क्या किया गया, इसको 18 वर्ष कर दिया गया था। ये आपके 62वें संविधान। और एक नाम और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे आपने उम्र के परिप्रेक्ष्य एक सारदा एक्ट के बारे में सुना होगा, जो खास करके अंग्रेजों के शासनकाल में आपके सन 1929 में आती है, और जिसका जो परिप्रेक्ष्य था वो था शादी उम्र को लेकर के, कि कोई भी व्यक्ति अगर शादी की बात करेगा तो उस दशा में उसकी शादी की सीमा कितने वर्ष की होगी, 21 वर्ष की रखी जाएगी। यह यहाँ पे बिंदुवत किया गया था। ठीक है, तो उम्र के बारे में ये सारे प्रावधान आपको देखने मिलते हैं। बहरहाल भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका की जब बात की जाए तो कार्यपालिका डैश के अधीन रह करके कार्य करती है। आज कार्यपालिका की जब बात की जाए तो कार्यपालिका किसके अंतर्गत आपका शासन प्रशासन करती है। कार्यपालिका, कार्यपालिका की जब बात की जाए तो इसका नाम हमें देखने को मिल जाता है कार्यपालिका। सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखिएगा, हमारे भारत की जब बात की जाए तो आपने कई बार सुना है न्यायपालिका। न्यायपालिका के परिप्रेक्ष्य में आपके किसका नाम आता है, कार्यपालिका। और कार्यपालिका के बाद आपका किसका नाम आता है, कई बार आपने नाम सुना होगा विधायिका। और विधायिका के परिप्रेक्ष्य में आपने सुना होगा कि कोई भी जल्दबाजी करती है तो उस दशा में न्यायपालिका इसके ऊपर हावी होती है। सीधे शब्दों में यही हायरार्की पुनः देख मिलती है कि यहाँ पर अगर कार्यपालिका कुछ जाति करती है तो न्यायपालिका इसका रिव्यू कर सकती है, विधायिका कोई जाति करती है तो कार्यपालिका उसके ऊपर अपना प्रसाव कर सकती है, और अगर कोई न्यायपालिका कोई यहाँ पर उल्टा सीधा करता है तो विधायिका उसके ऊपर हावी होती है। मतलब ये तीनों बिंदु आपको दिख मिलते हैं। न्यायपालिका की जब बात की जाए तो न्यायपालिका आप कह सकते हो कि इसकी जो हायरार्की का एक संदर्भ होता है, ये संविधान की व्याख्या करने के लिए भी सर्वोच्च माना जाता है। ठीक है, तो संविधान की अगर व्याख्या की बात की जाए तो संविधान के व्याख्या के लिए भी क्या होता है, ये प्रमुख माना जाता है कि संविधान, चूंकि हमने बताया कि संविधान सर्वोच्च है। अब मान लेते कोई व्यक्ति संविधान को नहीं समझ पा रहा है तो उस दशा में कौन उसकी व्याख्या करेगा, न्यायपालिका। तो कई बार आपने देखा होगा रिव्यू पिटीशन वगैरह के माध्यम से इसके बारे में हमें सूचना पूरी तरीके से प्राप्त होती है। अब कार्यपालिका और विधायिका, विधायिका सीधे शब्दों में समझिएगा कि जो हमारा संसद है, संसद के अलावा जैसे विधानसभा लोकसभा जो विधान बनाने का कार्य करती है। अब विधान बनाने के लिए आप भी जानते हैं कोई नए सदस्य तो आते नहीं हैं। यही जो कार्यपालिका की बात आती है तो कार्यपालिका के सदस्य ही क्या होते हैं, आपके कहीं ना कहीं कह सकते हो कि विधानसभा के परिप्रेक्ष्य विधान बनाने का कार्य करते हैं। तो कार्यपालिका की जब बात की जाए तो कार्यपालिका में खासा, विधायिका की जब बात की जाए तो विधायिका में सदन आप भी जानते हैं जैसे लोकसभा, लोकसभा के अलावा राज्यसभा, तो ये दो सदन यहाँ पे आपको मिलते हैं। लेकिन अगर हम विधायिका की बात करें तो उसके परिप्रेक्ष्य जो सदस्य होते हैं वो तो कार्यपालिका के ही सदस्य होते हैं। और इस कारण से आपने सुना भी होगा कि कार्यपालिका के सदस्य क्या होते हैं, खास करके आपने सुना होगा जब हम सामूहिक रूप की बात करते हैं तो सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, तो सामूहिक रूप से यह लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। इसका यही कारण होता है, क्यों, क्योंकि इनको क्या किया गया है, कार्यपालिका के सदस्यों को एक जिम्मेदारी दी गई है कि आपका जो लोकसभा है, जो राज्यसभा है, जो जनता के द्वारा चुनी गई एक सदन है, उसमें ऐसे नीतिगत निर्णय किए जाएंगे जो क्या करेगा, जनता का हित करेगा। जबकि हमने कई बार बताया है कि जितने भी आपके आप कई बार सुनते भी होते हैं कि मंत्री परिषद जो होता है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से क्या होता है, ये लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है क्योंकि सदन ने क्या किया, इनको चुना है। लेकिन जब हम केवल मंत्री की बात करते हैं तो मंत्री किसके पर जिम्मेदार होता है, तो ये राष्ट्रपति के पर जिम्मेदार होता है क्योंकि राष्ट्रपति क्या करता है, इनका चुनाव करता है। तो इस परिप्रेक्ष्य की जब बात की जाए तो इसका नाम यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो कार्यपालिका के परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो, कार्यपालिका लोकसभा के परिप्रेक्ष्य आपको जिम्मेदार देख मिलती है। और एक बिंदु और ध्यान रखिएगा, ये जो कार्यपालिका के सदस्य, मतलब सीधे शब्दों में अगर हम दूसरे भाषा में से कहें तो यह हमारे यहाँ पर आप कह सकते हो कि जिसको हम एक भाषा में मंत्री परिषद भी कह सकते हैं। तो मंत्री परिषद की जो संकल्पना है वह कब तक विद्यमान रहेगी, तब तक विद्यमान रहेगी जब को इसको क्या है, लोकसभा के अंतर्गत बहुमत प्राप्त है। तभी तो आप जानते हैं कि बहुमत समाप्त होने की दशा में क्या होता है, ये भंग भी हो सकता है। और यही क्या हो जाते हैं, सामूहिक रूप से आपके लोकसभा के प्रति जिम्मेदार भी होते हैं। तो अगर इनकी बात की जाए तो मंत्री परिषद तब तक विद्यमान होगी जब तक क्या होगा, इनको खासा लोकसभा का बहुमत प्राप्त है।
और इसके बारे में पूरी पूरी संकल्पना कहां पे बताई गई है? आपने सदैव सुना होगा संविधान का अनुच्छेद 53 का में। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 53 का की जब बात की जाए तो उसमें पूरी संरचना बताई, 53 नहीं 75, 53 नहीं 75 होगा। ठीक है, तो संविधान के 75 का की जब बात की जाए तो उसमें क्या किया गया, इस पूरे संगणक के बारे में पूरी पूरी जानकारी बताई गई है कि किस तरीके से जो कार्यपालिका है विधान परिषद के अनुसार अर्थात विधान पालिका के अनुसार रह करके अपना कार्य संचालित करेगा, या फिर ये जो आपके सदन के मेंबर वगैरह होंगे वह कैसे कार्य करेंगे। तो इस दशा में क्या होगा, सीधे शब्दों में आप कह सकते हो कार्यपालिका आपके विधान पालिका के अंतर्गत, खास करके विधायिका के अंतर्गत रह करके क्या करती है, अपना शासन प्रशासन संचालित करती है। एक बिंदु आता है राजनीति परिप्रेक्ष्य में। आपने सदैव सुना होगा, उसको नाम दिया जाता है शून्यकाल। आज शून्यकाल की जब बात की जाए तो शून्यकाल व्यवस्था हमें प्रमुख रूप से देखने को मिल जाती है। वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता है, निलंबित प्रस्ताव, स्थगन काल या फिर प्रश्न उत्तर का सेशन। खासा अगर देखा जाए तो शून्यकाल को हम किस एक परिप्रेक्ष्य में देख पाते हैं। आज शून्यकाल की जब बात की जाए तो शून्यकाल के परिप्रेक्ष्य में इसका नाम हम देखते हैं शून्यकाल। शून्यकाल की जब बात की जाए तो इसे हम किस रूप में जानते हैं, तो इसका संदर्भ ध्यान रखिएगा। एक्चुअली आपने घड़ी में देखा होगा 12 बजता है और 12 बजे से लेकर के 1 बजता है। तो आपने देखा हमारी घड़ी की सुई क्या होती है, 12 से 1 पे चली जाती है, जबकि अगर कायदे से कहा जाए तो ये तो 0 हो गया, 0 से 1 जा रही है ना। तो इसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, शून्यकाल के रूप में जानते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। आज बिंदु की जब बात की जाए तो ये किसी व्यवस्था का जनक अगर देखा जाए तो भारत की जब बात की जाए तो ये भारत का क्या है, एक कह सकते हो कि भारत का प्रस्ताव है, या फिर भारत के लोगों का ही एक कह सकते हो कि इनिशिएटिव है। खासा अगर देखा जाए तो यह भारत के नवाचार की जब बात की जाए तो ये क्या हो जाता है, एक भारत का नवाचार है जिसके परिप्रेक्ष्य में बात की जाती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ पर क्या होता है, ये हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं सदन में क्या होता है, जिन बातों पे आपकी चर्चा होती है उसके लिए पहले से क्या करना पड़ता है, आपके लेटर वगैरह आप कह सकते हो कि आपके प्रस्ताव को रखना पड़ता है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो तात्कालिक होते हैं, जो तुरंत जरूरत के होते हैं। तो ऐसे प्रश्नों की चर्चा यहाँ पे क्या हो जाती है, इसमें आपको देख मिलती है। तो प्रश्न उत्तर सत्र खास करके अगर देखा जाए तो यहाँ पर सीधे शब्दों में आपको देख मिलता है, जिसका परिपेक्ष होता है ये दोनों सदनों में होता है। ये आज हमारे यहाँ पर दोनों सदन की जब बात की जाए तो उसमें होता है, खास करके 12 से लेकर के 1 बजे तक का जो समय होता है। ठीक है, तो 12 से लेकर के 1 बजे तक का जो समय काल होता है वह आपके शून्यकाल के रूप में जाना जाता है। और इसमें किसी भी प्रकार के प्रश्न, जिसको कह सकते हो कि जो आज कह सकते हो कि हमारे हित के लिए काफी महत्वपूर्ण है, उस पे बिना किसी विलंब के अर्थात अविलंब यहां पर क्या किया जाता है, आपके प्रश्न उत्तर सेशन रखा जाता है। इसमें लिखित उत्तर वगैरह की अपेक्षा नहीं होती है और ना ही प्रश्न पूछने के लिए पहले से प्रस्तावित करना पड़ता है। बाकी अगर देखा जाए तो स्थगन काल आपने सदैव सुना होगा कि जब हमारा यहाँ पे क्या होता है, जब संसद कार्य नहीं करती है, मतलब आप कह सकते हो कि इसको क्या किया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। कि हमारे यहाँ पर सदन तो क्या है, कार्यकाल में है, क्योंकि आप भी जानते हैं सदन 3 बार बैठक करती है। कौन कौन सी होती है, तो एक आपने नाम सुना होगा मानसून सत्र कहते हैं। ठीक है, मानसून सत्र के अलावा एक आपने नाम सुना होगा शीत सत्र कहते हैं, और शीत सत्र के अलावा एक नाम आपने सुना होगा जिसको बजट सत्र कहा जाता है। तो जब ये सत्र चल रहा है और उस दशा में आपको जिस एक दिवस में सदन चलना है लेकिन उसकी दशा में इसे रोक दिया जाता है तो उसे स्थगित माना जाता है। ठीक है, तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। 3 प्रकार के सत्र होते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, किसी भी सदन के सत्रों के बीच में सत्र में जो एक अंतर होता है वह कितना होना चाहिए, तो यह भी ध्यान रखिएगा, ये 6 माह से ज्यादा नहीं, क्या 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे की बात करते हैं कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार के माध्यम से कौन परामर्श देता है। कानूनी विषय की जब बात की जाए तो कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, तय महान्यायवादी एडवोकेट जनरल, या जिसको हम महाधिवक्ता के रूप में जानते हैं, महान्यायाधिकर्ता के रूप में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, कौन यहां पर क्या करता है, इनको खास करके एक प्रस्ताव देता है। किस एक परिपेक्ष की बात करते हैं हमारे यहां पर, खासा जब हम बिंदु की बात करें कि कौन यहां पर इनको प्रस्ताव देता है, किस परिपेक्ष में, कानूनी विषय पर। और कानूनी विषय पे किसको, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार को। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसे हम नाम देते हैं महान्यायवादी एडवोकेट जनरल, महान्यायाधिकर्ता, या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।
अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम हमें देख मिलता है। तो राज्य सरकार की बात हो रही है। अगर केंद्र की बात होता तो केंद्र के परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा सदैव क्या कहा जाता है, ये महाधिवक्ता होता है, महान्यायवादी होता है। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो राज्य के परिप्रेक्ष्य कौन होता है, उसी के तर्ज पर ही आपका महाधिवक्ता बनाया गया है। महाधिवक्ता या फिर जिसको हम एडवोकेट जनरल के रूप में जानते हैं। पहली बात ये ध्यान रखिएगा, ये राज्य का पहला विधि अधिकारी माना जाता है। राज्य का पहला विधि अधिकारी माना जाता है। विधि अधिकारी मतलब आप कह सकते हो कानूनी अधिकारी, या सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि राज्य का एक वकील है। राज्य का एक वकील है, नाम ही लगा है एडवोकेट। तो ये राज्य का पहला कानूनी अधिकारी या फिर विधि अधिकारी माना जाता है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो आपने कई बार सुना होगा कि ये जो राज्य के दोनों सदन होते हैं, इन दोनों सदन में क्या कर सकता है, बैठक में भाग ले सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पर ये वोट नहीं कर सकता। वोट नहीं कर सकता, उसके पीछे रीजन है क्योंकि इसको जनता के द्वारा नहीं चुना गया है। ठीक है, ये सदन में तो पार्टिसिपेट कर सकता है क्योंकि भाई सरकार का पक्ष रखना है, कई विषयों पे चर्चा करनी है, तो उस दशा में ये सदन में जाता है। लेकिन ये कभी भी वोट नहीं कर सकता क्योंकि जनता के द्वारा इसे चिन्हित नहीं किया गया। अब देखा जाए तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, राज्य के अंतर्गत राज्यपाल। राज्यपाल की जब बात की जाए तो आपने सुना होगा संविधान का अनुच्छेद 165 ये पूरा प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य के लिए क्या होगा, एक एडवोकेट जनरल या फिर आपका महाधिवक्ता होगा। और इसी महाधिवक्ता की जब बात की जाए तो इस महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके माध्यम से होगी, तो राज्यपाल महोदय क्या करेंगे, समय समय पर। समय समय का मतलब आप कह सकते हो कि 5 साल। सामान्य रूप में अगर देखा जाए तो राज्य के लिए जो प्रावधान है महाधिवक्ता का, वो 5 साल के लिए नियुक्ति की जाती है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पे अब राज्यपाल के ही क्या होता है, ये प्रसाद पर्यंत बना रहता है। अर्थात राज्यपाल चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, इस पद पे 5 साल से पहले भी हटा सकते हैं। और वेतन भत्तों वगैरह की जब बात की जाए तो ये भी आपके राज्यपाल के द्वारा क्या होता है, सुनिश्चित किया जाता है। तो इस दशा में राज्यपाल अनुच्छेद 165 का सहारा लेते हुए राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। सेम पैटर्न पे महान्यायवादी की जब बात की जाए तो महान्यायवादी ये केंद्र के परिप्रेक्ष्य आपको दिखता है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इसके संदर्भ की जब बात की जाए तो ये क्या होता है, ये देश का पहला विधि अधिकारी होता है। क्या होता है, देश का पहला विधि अधिकारी माना जाता है। तो जिस तरीके से हमारे राज्य का पहला अधिकारी है, उसी तर्ज पर आपके देश का पहला विधि अधिकारी जो महान्यायवादी के रूप में जाना जाता है। दोनों को अलग रखिएगा। अगर आपसे पूछता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो वो अलग हैं और ये महान्यायवादी हैं। इनका संबंध क्या है, ये सरकार के कानूनी वकील समझिएगा। और जो सुप्रीम कोर्ट के आपके मुख्य न्यायाधीश हैं वो अलग मसला है। मिक्स ना करिएगा, नहीं तो लगे कि ये न्यायवादी हैं, तो ऐसा तो नहीं, न्यायालय से समित नहीं, न्यायालय से इनका कोई लेना देना नहीं, इनका संबंध आपके सदन से है। और कई बार क्या होता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार को कानूनी कोई मुद्दा आ जाता है जिसपे उनकी समझ नहीं है, तो उस दशा में उनको सुझाव वगैरह भी दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि बताइएगा कि विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय दल के रूप में जो मान्यता मिलती है वह किसको देने का ये पूरा पूरा अधिकार है। खासा अगर हम अपने यहाँ पे बात करें तो किसी भी परिप्रेक्ष्य में जो राजनीतिक दल होते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो राजनीतिक दल खास करके जिनको राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त होता है, अगर इनकी बात की जाए तो ये किसके माध्यम से प्राप्त होता है। सबसे पहली बात तो आप भी जानते हैं राजनीतिक दल। राजनीतिक दल जैसे आज अगर कुछ चर्चित नामों की बात की, जैसे बीजेपी है, आपका सपा है, बसपा है, बसपा के अलावा आप कह सकते हो कांग्रेस है, कांग्रेस के अलावा आपने नाम भी सुना होगा जैसे क्या बोलते हैं, आरजेडी हो गई, ठीक है, या लोकपा है। ऐसे बहुत सारे पार्टियों के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, अगर इनकी बात की जाए तो इनका संदर्भ क्या होता है, तो चुनावी पार्टियों की जब बात की जाए तो चुनावी पार्टियों को आप भी जानते हैं कि इनको राष्ट्रीय और राजनीतिक दर्जा प्रदान किया जाता है। क्षेत्रीय मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि जब इनका प्रतिनिधित्व क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष में या फिर किसी राज्य विशेष में होता है, तो उस दशा में इनको क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। लेकिन जब यही पार्टियां विस्तारित होकर के 1, 2, 3, 4 कई राज्यों में विस्तारित हो जाती हैं, तो उस दशा में इनको क्या किया जाता है, राष्ट्र स्तर का प्रतिनिधित्व करने के नाते इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी दे दिया जाता है। आज कायदे से अगर देखा जाए तो शायद आप भी जानते हैं हमारी यूपी के अंतर्गत कुल मिला जुला के क्या है, 6 आपकी क्षेत्रीय पार्टियों का नाम देख मिलता है। और 6 के अलावा अगर देखा जाए तो आपने इसी परिप्रेक्ष्य सुना होगा केंद्र के अंदर शायद 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, हमें एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, तो इस कारण से हम इसको
कंक्लूड ना करेंगे, ठीक है। बहरहाल अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में कौन कौन से नाम काफ़ी फेमस है, जैसे आपने बीजेपी का नाम सुना है, बीजेपी के अलावा आपने सपा का नाम सुना है, आपने बसपा के बारे में सुना है, बसपा के अलावा आपने कांग्रेस के बारे में सुना है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख पार्टियां यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। अब यहीं पे आपने सुना होगा अभी लास्ट टाइम अनुप्रिया दल का जो अपना दल है, इसने भी क्या किया था, इसमें अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया था। तो अपने दल की जब बात की जाए तो इसको भी क्या किया गया था, इसमें शामिल किया गया था। अब देखा जाए तो ये मान्यता कैसे मिलती है, तो मान्यता के परिप्रेक्ष्य आपने देखा होगा कि लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो तो बताया जाता है कि कुल वोटों का 10% या 2 सीटें प्राप्त हो, या कहीं पे प्रतिनिधित्व की बात आती है तो कुल सीटों के परिप्रेक्ष्य जितना आपका प्रतिनिधित्व है उसमें कम से कम 2% की सीटें आपको प्राप्त हो। अलग अलग हायरार्की होती है, लेकिन इनको मान्यता कौन देता है, तो मान्यता के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण यही जो आपका चुनाव आयोग है। आज चुनाव आयोग की जब बात की जाए, जिसके परिप्रेक्ष्य आप भी जानते हैं, इसकी स्थापना 24 जनवरी सन 1950 को किया गया। तो 24 जनवरी सन 1950 को इस चुनाव आयोग की स्थापना की गई। और बेसिक अगर देखा जाए तो इस परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो कि इस चुनाव आयोग के माध्यम से कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो यहां पे आपने सुना होगा किसके बारे में, जब हम अनुच्छेद 324 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 324 के अनुसार हमारे यहां पर एक चुनाव आयोग होता है। और यही चुनाव आयोग क्या करता है, राष्ट्रीय हो या फिर आपके राज्य की हो, इन सब परिप्रेक्ष्यों को क्या करता है, यहां पे राजनीतिक दर्जा देने का कार्य करता है, राजनीतिक दर्जा देने का कार्य करता है। क्योंकि 24 जनवरी को इसकी स्थापना की गई है तो इस कारण से ध्यान रखिएगा, हम लोग 24 जनवरी को क्या मानते हैं, 24 जनवरी को हम लोग अपने यहाँ पे मतदाता दिवस के रूप में भी आयोजित करते हैं, ठीक है। तो मतदाता दिवस की जब बात की जाए तो उसके रूप में आपका आयोजित किया जाता है। चुनाव आयोग के बारे में खासा ध्यान रखिएगा, आज ये क्या है, ये 3 सदस्यों का एक विधायी निकाय के रूप में जाना जाता है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और बाकी 2 की जब बात की जाए तो 2 इसके सहायक होते हैं। चुनाव आयोग महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, अगर इसकी बात की जाए तो ये हमारे यहां पर क्या करती है, पहली बात तो लोकसभा और राज्यसभा इनका चुनाव कराती है, दूसरा राज्यों के विधानसभा और राज्यों के विधान परिषद, ठीक है। तो विधानसभा और विधान परिषद इनका चुनाव कराती है, और साथ ही साथ जो राष्ट्रपति होते हैं उनका, और राष्ट्रपति के अलावा जो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं उनका क्या कराती है, ये चुनाव कराती है। तो इस तरीके से इन कुछ विशेष पदाधिकारियों का चुनाव इनके माध्यम से होता है। जबकि हमारे यहाँ पर पंचायती राज की बात की तो उसका चुनाव किसके माध्यम से होता है, तो पंचायती राज में जो आपके 3 स्तर हैं अगर उसकी बात की जाए तो 3 स्तर के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, यह चुनाव जो कराया जाता है वह राज्य के चुनाव आयोग के माध्यम से होता है। राज्य चुनाव आयोग की जब बात की जाए तो यह इस चुनाव को क्या करता है, कंडक्ट कराता है। तो पंचायती राज के परिप्रेक्ष्य में राज्य चुनाव आयोग कार्य करता है, राज्यों के अंतर्गत इसकी स्थापना है। जबकि केंद्र वाले की जब बात की जाए तो ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद इन सब का चुनाव कराती है, ठीक है। कहा जाता है कि संविधान का ये जो 73वें नंबर का संविधान संशोधन है वह आज हमें संशोधित देखने को मिलता है। संविधान के परिप्रेक्ष्य में इसका नाम हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं रवि यादव, नवेद, साथ ही साथ सतीश यादव, बीरू यादव, मोहित कुमार, के कमेटी, ठीक है, अहमद खान, कई सारे लोग इस सेशन में जुड़े हैं। तो एक काम जरूर करिएगा कि इस सेशन को अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करिएगा और कोशिश करिएगा कि उनको भी क्या किया जाए, इस सेशन के माध्यम से जोड़ा जा सके, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर इसकी बात की जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा। आज उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य या पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में 73वें नंबर का संविधान संशोधन यह बेसिकली हमें देखने मिलता है। आज संविधान संशोधन की बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा, तो मुख्य रूप से आप भी जानते हैं जो हमारे यहाँ पर 73वें नंबर का संविधान संशोधन है, कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो इसका संबंध किससे है, तो ये पंचायती राज की प्रणाली से संबंधित आपको देख मिलता है। क्योंकि आप भी जानते हैं ये जो 73वें नंबर का संविधान संशोधन था उसके अनुसार 11वीं अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी गई है। और इस 11वीं अनुसूची की जब बात की जाए तो इसके अनुसार क्या होता है, गांव के अंतर्गत खासा आपने सुना होगा पंचायती राज व्यवस्था को जन्म दिया गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था की जब बात की जाए तो पंचायती राज व्यवस्था का जो आज हम लोग त्रिस्तरीय मॉडल कहते हैं, उस त्रिस्तरीय मॉडल को क्या किया गया है, यहाँ पे स्थापित किया गया है। हालांकि त्रिस्तरीय मॉडल की जब बात की जाए तो इसके जनक कौन माने जाते हैं, तो इसके जनक माने जाते हैं बलवंत राय मेहता। क्या नाम होता है, बलवंत राय मेहता। तो बलवंत राय मेहता की जब बात की जाए तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जनक माने जाते हैं। मिला जुला के अगर देखा जाए तो यह व्यवस्था कब आई थी, तो ये 24 अप्रैल को आई थी। कब आई थी, 24 अप्रैल।
24 अप्रैल सन 1993 को क्या किया गया था, इसको संवैधानिक किया गया था। और इसी कारण से 24 अप्रैल को हम लोग क्या मानते हैं, अपने यहाँ पे खास करके आपने सुना भी होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, पंचायती राज दिवस के रूप में मानते हैं। तो पंचायती राज दिवस के रूप में इसे नाम दिया जाता है। तो पंचायती राज दिवस के रूप में इसका नाम खासा देखने मिलता है। एक बिंदु हमें अगर देखा जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है किस परिप्रेक्ष्य में, 73वें संविधान संशोधन। अगर इसकी बात की जाए तो ये हमारे यूपी में कब लागू किया गया, तो यूपी के अंतर्गत 1994 से यह व्यवस्था आपके लागू की गई। और 11वीं अनुसूची में जब यह बिंदु जोड़ा गया तो कहां पे जोड़ा गया है, तो आप भी जानते हैं, आज अनुच्छेद 243 की जब बात की जाए तो 243 ए से अनुच्छेद 243 ओ तक क्या है, इसका पूरा पूरा प्रावधान आपको देखने को मिल जाता है। वैसे हमारी यूपी के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ये तो पंचायती राज व्यवस्था का 73वां है, खासा इसी के लगे हाथ ध्यान रखिएगा 74वें की जब बात की जाए तो इसमें आप भी जानते हैं 12वें नंबर की अनुसूची जोड़ी गई। और 12वीं अनुसूची की जब बात की जाए तो ये जो शहरी व्यवस्था होती है, शहरी पंचायती राज व्यवस्था, इसको इसमें ऐड किया गया था। तो शहरी पंचायती राज व्यवस्था की जब बात की जाए तो यह क्या किया गया था, यहां पर आपका ऐड किया गया था। तो इस बिंदु को ध्यान रखिएगा। बाकी आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पर अनुच्छेद 40, आज अगर इसकी बात की जाए तो ये किससे समित है, तो ये महात्मा गांधी के आदर्शों को लेकर के डीपीएसपी में शामिल किया गया था, जिसका मूल मंतव्य था कि आपके पंचायतों की स्थापना करी जाए। और जवाहरलाल नेहरू की जब बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान में इसके परिप्रेक्ष्य में इसकी शुरुआत भी की थी। बदकरी गांव आपने सुना भी होगा, कहां पे पड़ता है, नागौर जिले में पड़ता है। और इस बिंदु की जब बात की जाए तो 2 अक्टूबर सन 1959 को इसकी शुरुआत भी हुई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत ये जो पंचायती राज प्रणाली है, यह व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। ये पंचायती राज प्रणाली की जब बात की जाए तो यह हमें देखने को मिलता है भारत में किसके अंतर्गत। अब देखिए पिछला प्रश्न अगर देखा होगा तो बिल्कुल यही जवाब होगा, क्योंकि अभी हमने बताया पनुच्छेद के परिप्रेक्ष्य में, तो ये क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो शुरुआती व्यवस्था थी, शुरुआती व्यवस्था में पंचायती राज जो व्यवस्था थी वह किस में शामिल था, तो वह आपके अनुच्छेद 40 में था। और आज अनुच्छेद 40 की जब बात की जाए तो यह किससे समित है, यह मुख्य रूप से आपने सुना होगा डीपीएसपी का भाग है, अर्थात जिसको हम क्या बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में जानते हैं। तो राज्य नीति निर्देशक तत्व की जब बात की जाए तो इस परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा, इसको हम इस संदर्भ में देख पाते हैं पंचायती राज प्रणाली के लिए। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा किसके रूप में, कि पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था किस एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हमें देखने मिलता है। हमारे अर्थव्यवस्था की जब बात की जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था में किस एक संदर्भ का एक अच्छा विकास हमें देखने को मिलता है। अर्थव्यवस्था की जब बात की जाए तो अर्थव्यवस्था का विकास हमें प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। अर्थव्यवस्था का विकास हमें प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। खास करके जब हम अर्थव्यवस्था की बात करें, सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखिएगा अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते हैं, तो आपने सुना होगा कुल 3 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला आपने नाम सुना होगा खास करके प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, अब आप कहेंगे तो सबको पता है, और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक की जब बात की जाए तो प्राथमिक जहां पे आपने सदैव सुना होगा मुख्य रूप से कृषि, कृषि के साथ पशुपालन, पशुपालन के अलावा खनन, और इस चीज को हम एक सीधा बिंदु देते हैं कि जो चीजें हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त होती हैं, बस इतने समझिए। प्राथमिक की जब बात की जाए जहां पे मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है, जो चीजें उसे प्रकृति से प्राप्त होती हैं वह यहां पे आपको मिलता है। आप भी जानते हैं खेतीबाड़ी में आदमी क्या कर सकता है, केवल बीज लगा सकता है, उत्पादन तो प्रकृति की देन है। पशुपालन, जानवर भी, जीवन अगर इसकी बात की जाए तो यह भी प्रकृति का देन है। खनन, कोयला पेट्रोल आप उत्पादित नहीं कर सकते हैं, उसे केवल प्योरीफाई कर सकते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं उसको हम इसमें देख पाते हैं। ठीक है, जैसे वन वगैरह की बात की जाए, वन संपदा वगैरह, ये भी किस में आएगा, ये भी प्राथमिक आएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि वन की संकल्पना क्या है, जंगल, तो जंगल भी प्रकृति की देन है। तो इसका मतलब जो चीजें हमें प्रकृति से प्राप्त होती है उसे हम प्राथमिक पे देखते हैं। फिर दूसरे में क्या आता है, दूसरे में खासा ध्यान रखिएगा, दूसरे में फिर आ जाता है मॉडिफिकेशन, अर्थात आप कह सकते हो फैक्ट्री के संबंधित जितने कार्य होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की जब बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग का जो संबंध होता है, अगर इसकी बात की जाए तो यह इसमें आपको देख मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब आप कह सकते हो जैसे हमने खेती में गेहूं का उत्पादन किया, तो गेहूं से हम क्या करते हैं, सीधे शब्दों में गेहूं से हम ब्रेड बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं, तो ये काम फैक्ट्रियों में होता है। साथ ही साथ जैसे आप कह सकते हो खनन में आपके स्टील की लौह
तत्व प्राप्त हुए, उसको हमने स्टील बनाया, बर्तन वगैरह बनाया। तो ये जितने भी कार्य आपकी फैक्ट्रियों से संबंधित होते हैं वो आपके द्वितीय में आते हैं। फिर बचा कौन? फिर बचा तीसरा, और तीसरे को हम सीधे शब्दों में क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र के रूप में जानते हैं। सेवा क्षेत्र मतलब जहां पे आपको सर्विस देख मिलती है, और सर्विस के संदर्भ में आप कह सकते हो जैसे मानव संसाधन। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अलग संदर्भों की बात की जाए तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग में बिस्किट बनाने का कार्य मनुष्य करता है, लेकिन कब करता है? जब उसे पैसा प्राप्त होता है, उस दशा में वो अपना सेवा देता है। तो इन संदर्भ के लिए ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र माने जाते हैं, और 3 क्षेत्रों में चूंकि खेती बाड़ी तो हमारे यहाँ पे थी, हालांकि सरकार ने इसको भी बढ़ावा दिया है, द्वितीय सेक्टर को भी बढ़ावा दिया है, लेकिन हमारी जो अर्थव्यवस्था आज सबसे तेजी से बूम की है वह किसमें आपको देख मिलता है? तो यह आपको देख मिलता है तीसरा सेक्टर, जो सेवा सेक्टर है। इसमें हम बहुत अच्छा खासा बूम किए हैं। इवन अगर हम परसेंटेज की बात की तो आपने सदैव सुना होगा, ये जो तीसरा सेक्टर है आज पूरे अर्थव्यवस्था में करीब करीब 50% का योगदान रखता है, जबकि दूसरे सेक्टर की जब बात की जाए तो ये कितना? ये लगभग 25%, और प्राथमिक सेक्टर ये भी लगभग 25%। तो जहां इनकी बात की जाए तो ये 1/4 हिस्सा रखते हैं, ये आपके 1/4 हिस्सा रखते हैं, यहां ये सीधे आधा आधा हिस्सा रखता है। तो इस कारण से ध्यान रखिएगा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर। खासा अगर देखा जाए तो यहां पर बैंकों के द्वारा किस एक भुगतान उपाय को हम लोग प्लास्टिक मुद्रा के रूप में नाम देते हैं। आजकल काफी प्रचलन में है प्लास्टिक मुद्रा। तो प्लास्टिक मुद्रा हम किसको नाम देते हैं? खासा अगर देखा जाए तो इसका नाम संबंधित होता है वाहक चेक के रूप में, आपके क्रेडिट कार्ड के रूप में, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, या फिर आपके उपहार चेक के रूप में। अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध हमें देख मिलता है। हमारे यहां पे प्लास्टिक मुद्रा का एक नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। आज प्लास्टिक मुद्रा की जब बात की जाए तो यह प्रमुख रूप से जाना जाता है। प्लास्टिक मुद्रा बैंकों के द्वारा क्या होता है? इसका प्रयोग किया जाता है। आज बैंकों की जब बात की जाए तो बैंक क्या करते हैं? इसका बेसिकली आपका प्रयोग करते हैं। और बेसिक काम जरूर करिएगा कि अगर आप लोग इस सेशन में बने हैं तो इस सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी यहां पे अगर देखा जाए तो भुगतान उपाय के परिप्रेक्ष्य इसका नाम किस रूप में जाना जाता है? खासा अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है। तो भुगतान उपाय को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिट कार्ड नाम देते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपने देखा होगा प्लास्टिक का कार्ड होता है। और इसी की जब बात की जाए तो खास ध्यान रखिएगा, ये जो प्लास्टिक कार्ड होते हैं अगर इनकी बात की जाए तो इन्हीं के माध्यम से हम कई बार क्या करते हैं? रेस्टोरेंट का बिल हो जाता है, अपने खरीदारी का जो बिल होता है उसको दे देते हैं, कई बार किराया वगैरह पे कर देते हैं, आप एटीएम से जाते हैं तो पैसा निकाल लेते हैं। इसका मतलब पैसा आपको इससे प्राप्त होता है, और इस कारण से पैसा इससे प्राप्त होने की दशा में, खास करके आपका भुगतान होने की दशा में, हम इसे क्या नाम देते हैं? एक ऐसे कार्ड के रूप में जानते हैं जिसको क्या नाम दिया जाता है? खास करके प्लास्टिक मुद्रा के रूप में नाम दिया जाता है। तो प्लास्टिक मुद्रा की जब बात की जाए तो प्लास्टिक मुद्रा के रूप में इसका नाम दिया जाता है। ठीक है, प्लास्टिक मुद्रा की जब बात की जाए तो इसका नाम देखने को मिल जाता है। खासा ध्यान रखिएगा, अगर इसकी बात की जाए तो इस सेवा को पहली बार एक क्लब था, डायंस क्लब। डायंस क्लब की जब बात की जाए तो डायंस क्लब के माध्यम से पहली बार इस सेवा को चालू किया गया था। हालांकि डायंस क्लब के अलावा अगर देखा जाए तो खासा ध्यान रखिएगा, आपने कई बार सुना होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जब बात की जाए तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जब बात की जाए तो इसने भारत में पहली बार सन 1980 में क्या किया गया था? इस क्रेडिट कार्ड सेवा की शुरुआत भी की थी। क्रेडिट कार्ड सेवा की जब बात की जाए तो इस क्रेडिट कार्ड सेवा को शुरुआत भी किया था। वैसे नाम ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर 2 प्रकार के कार्ड होते हैं। एक नाम आपने सुना होगा डेबिट कार्ड, और एक नाम होता है क्रेडिट कार्ड। ठीक है, जहां डेबिट कार्ड की जब बात की जाए तो डेबिट कार्ड का मतलब होता है, डेबिट कार्ड का मतलब होता है कि ये सामान्यतः आपके बचत खाता पे बने होते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि आपके अकाउंट में पहले से पैसा है और उसी पैसे का आप लोग क्या करते हैं? भुगतान करते हैं, तो उसे हम डेबिट कार्ड कहते हैं। जबकि क्रेडिट की जब बात की जाए तो इसका हम कह सकते हैं कि हम लोग भुगतान करते चले जाते हैं और 1 महीने के बाद हमारा क्या होता है? बिल जनरेट होता है, तो जितना पैसा हमने उसके माध्यम से पे किया है उसे हमें बाद में देना पड़ता है। तो ये 2 संदर्भ आपको देख सकते हैं कि जहां पे पहले से पैसा होता है उसे डेबिट कार्ड कहते हैं, और जहां हम खर्च करते चले जाते हैं बाद में पैसा देना होता है उसको हम क्रेडिट कार्ड के रूप में जानते हैं। मोबाइल फोन समझिएगा, मोबाइल फोन में रिचार्ज पहले होता है, ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं टेलीफोन, तो टेलीफोन में आप बात कर लेते थे और भुगतान जो होता था, जितनी देर आप बात करते थे उसका पेमेंट आपको देना पड़ता था। तो वो अलग संकल्पना है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो हड़प्पा काल में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली हमें बेसिकली देख मिलती है।
अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा या फिर आपके आलमगीरपुर में। हमारे यहाँ पर हड़प्पा काल की जब बात की जाए तो हड़प्पा काल को आधारित करते हुए एक बेसिक नाम देख मिलता है उन्नत जल प्रबंधन को लेकर के। आज उन्नत जल प्रबंधन की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है उन्नत जल प्रबंधन। खासा अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध किस एक परिपेक्ष में आपको देखने को मिलता है? उन्नत जल प्रबंधन हड़प्पा के समय काल में। हड़प्पा की जब बात की जाए तो हड़प्पा काल में एक उन्नत जल प्रबंधन आपको देखने को मिलता है। अगर इसकी बात की जाए तो इसको किस नाम से जाना जाता है? अब इसकी जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा? तो सीधे शब्दों में आपने कई बार सुना होगा। अगर इसकी बात की जाए तो यह प्रमुख रूप से आपको धौलावीरा से देख मिलता है। आज धौलावीरा की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं ये काफी चर्चित नाम था, क्योंकि यूनेस्को की जब बात की जाए तो यूनेस्को की जो 40वें आपके कह सकते हो कि विश्व विरासत स्थल है, उस विश्व विरासत स्थल में भी क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो विश्व विरासत स्थल की जब बात की जाए तो उस सूची में भी आपने धौलावीरा का नाम सुना होगा, जहां पे खास करके क्या है, एक नाम आपने सुना होगा कि सैंधव काल अर्थात सिंधु सभ्यता की जब बात की जाए तो सैंधव सभ्यता से संबंधित यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके कुछ साक्ष्य मिलते हैं। और साक्ष्य में भी क्या मिलता है, खास करके कि जल का प्रबंधन कैसे किया जाए। जल प्रबंधन मतलब आप कह सकते हो कि जल को स्टोर करना या फिर नाली वगैरह बनाने की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सैंधव सभ्यता के परिपेक्ष में पहली बात एक विशाल नगर ये यहाँ पे प्राप्त हुआ है। और विशाल नगर के साथ क्या होता है, क्योंकि नगर में लोग रहते थे तो उस परिपेक्ष में वहां का जल प्रबंधन कैसे कार्य किया जाता है, अगर उसकी बात की जाए तो उसका भी नाम देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसका नाम ध्यान रखिएगा। बाकी लोथल की जब बात की जाए तो लोथल भी आपके कहां से समित है, ये गुजरात में पड़ता है। और इसकी जब बात की जाए तो ये सैंधव सभ्यता में एक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। कहां पे? बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और अगर कालीबंगा की बात की तो कालीबंगा कहां से समित है, तो कालीबंगा आपने राजस्थान का नाम सुना होगा। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर का जो क्षेत्र है, अगर उसकी बात की जाए तो वहां पर यह प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। राजस्थान में ये घग्गर आपने नदी नाम सुनी है, तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जहां पे आपने काली चूड़ी वगैरह के बारे में प्रमुख रूप से देखा होगा। इसके कुछ साक्ष्य वगैरह यहां से प्राप्त है। ठीक है, काली चूड़ी, इवन हवन कुंड की जब बात की जाए तो हवन कुंड, या आपने जुते हुए खेत के बारे में सुना होगा, तो जुते हुए खेत वगैरह जो हैं वह यहाँ से आपके प्राप्त है। ठीक है, इन सारे बिंदुओं की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से आलमगीरपुर ये कहाँ से समित है, तो यह आपके उत्तर प्रदेश से देख मिलता है और यूपी में मेरठ खास करके हिंडन नदी के किनारे स्थित है। अगर इसकी बात की जाए तो सिंधु सभ्यता का ये सबसे पूर्वी स्थल के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पूर्वी स्थल या आपके आलमगीरपुर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बेसिक अगर देखा जाए तो एक नाम होता है किसके रूप में, खास करके 16 महाजनपद। आज 16 महाजनपद की जब बात की जाए तो इसकी सूची हमें देखने को मिलती है। कहां से? महाभारत, अंगुत्तर, छंदोदय या फिर संयुक्त निकाय। तो मुख्यतः ध्यान रखिएगा, बताया जाता है कि जो छठी शताब्दी है, इस छठी शताब्दी की जब बात की जाए तो छठी शताब्दी में पूरे भारत की जब बात की जाए तो पूरे भारत में 16 महाजनपद थे। और इस 16 महाजनपद की जब बात की जाए तो इनमें से खासा 8 महाजनपद तो ऐसे थे जो कहां पे समित थे, जो आपके यूपी से समित थे। ठीक है, तो यूपी में 8 महाजनपद आपको प्रमुख रूप से देख मिलते हैं। अब देखा जाए तो इसके बारे में हमें सूच कहां मिलती है, तो एक नाम आपने सुना होगा, एक पुस्तक है जिसका नाम है भगवती सूत्र, इसमें सूचना मिलती है। और एक सूत्र और होता है जिसको हम बोलते हैं अंगुत्तर निकाय। क्योंकि इस टाइम पे क्या था, इस टाइम पे आपने सुना होगा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये दोनों विस्तारित थे, तो इन्हीं दोनों के संबंधित पुस्तकों में इसके बारे में सूचना प्राप्त होती है। तो अंगुत्तर निकाय की जब बात की जाए तो अंगुत्तर निकाय में क्या है, इसके बारे में पूरी पूरी सूचना हमें देख मिलता है। ठीक है, आगे की बात की जाए तो अशोक के शिलालेख, अगर इसकी बात की जाए तो उसमें किस एक प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, संस्कृत है, प्राकृत है, पाली है या फिर आपके हिंदी है। अशोक के शिलालेख की जब बात की जाए तो अशोक के शिलालेख में किस एक प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है। अब सीधी सी बात, क्योंकि अशोक का भी संबंध कब से है, ये छठी शताब्दी से समित है। तो अगर देखा जाए, खासा ध्यान रखिएगा, अगर देखा जाए तो ये जो अशोक के शिलालेख है ये उस टाइम पे छठी शताब्दी में जो भाषा चलती थी
और अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कौन सी भाषा थी, तो उस टाइम पे आप भी जानते हैं प्राकृत भाषा देख मिलती है। किसके रूप में, प्राकृत भाषा की जब बात की जाए तो प्राकृत भाषा यह हमें अधिक मात्रा में दिख मिलती है। हालांकि इसके अलावा कुछ लोकेशन और आपने सुने होंगे जो आपके अफगानिस्तान वगैरह के परिप्रेक्ष्य पड़ते हैं, वहां पे आपको ब्राह्मी लिपि का नाम देख मिलता है। ब्राह्मी लिपि, जिसमें आपने नाम भी सुना होगा शाहबाज गढ़ी का लेख। ठीक है, तो शाहबाज गढ़ी की जब बात की जाए तो शाहबाज गढ़ी जो है वहां का लेख जो है वह आपके ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। ठीक है, खासा अगर देखा जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से शाहबाज गढ़ी। यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक लिपि और आपको देख मिलती है जिसको हम कहते हैं खरोष्टी लिपि। ठीक है, तो खरोष्टी लिपि का भी साक्ष्य देखने को मिलता है। तो अशोक की जब बात की जाए तो अधिकतर लेखों में जो एक नाम होता है, अगर इस बिंदु की बात की जाए तो ये प्राकृतिक भाषा के रूप में देखने को मिलता है। क्लियर। आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक मौर्य राजा खास करके दक्कन की विजय के रूप में जाने जाते हैं। कौन से कैसे मौर्य राजा थे जिन्होंने क्या किया था, दक्कन विजय का कार्य किया। दक्कन, दक्कन या जिसको हम दक्षिण के रूप में भी नाम दे सकते हैं, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या फिर आपके कुणाल। अब देखा जाए तो इसके परिप्रेक्ष्य में किसका नाम आता है, तो आपने कई बार सुना होगा, इनका नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम होता है, पूरा नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने क्या किया था, खास आप कह सकते हो कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। खासा किसके सहयोग से, तो अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विष्णुगुप्त, जिनको हम कई बार क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है हमारे यहाँ पर, खास करके विष्णुगुप्त या फिर जिनको चाणक्य का नाम दिया जाता है, चाणक्य। ठीक है, चाणक्य, इनकी एक पुस्तक आपने सुनी होगी अर्थशास्त्र। ठीक है, तो अर्थशास्त्र की जब बात की जाए तो इसका नाम देख मिलता है। हालांकि चाणक्य को कुछ लोकेशन में कौटिल्य भी नाम दिया जाता है। ठीक है, तो इन्हीं के माध्यम से मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, बताया जाता है कि 6 लाख से ज्यादा सेना लेकर के इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पूरे भारत को नस्तानाबूद कर दिया था। और इस परिपेज की जब बात की जाए तो इसके बारे में एक जो सूचना मिलती है वो जस्टिन के माध्यम से मिलती है। जस्टिन ने क्या किया है, इन बिंदुओं को लिखा है। जस्टिन की जो एक पुस्तक होती है उसके अंदर क्या है, इसका नाम देख मिलता है। एक बिंदु आता है पुनः हमारे यहाँ पे, कहा जाता है कि मेगास्थनीज, अगर इसकी बात की जाए तो भारतीय समाज को इसने कितने श्रेणी में डिवाइड किया था, मतलब कितने ऐसे संदर्भ होते हैं जिसमें क्या किया था, मेगास्थनीज ने आपके डिवाइड किया था। नाम होता है 4, 5, 6 या फिर 7। देखिए वैसे तो अगर हम सनातन परंपरा की बात करें या फिर हमारे यहाँ पर जो हिंदू परंपरा है उसके अनुसार आपने सदैव सुना होगा, खास करके जब हम वैदिक सभ्यता वगैरह की बात करें तो वैदिक सभ्यता जो हमारे यहाँ पे बताती है वो तो बताती है कि वैदिक सभ्यता में जाति व्यवस्था नहीं थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। और यहाँ पे खास करके आप कह सकते हो कि जो भी व्यक्ति होता था वो कार्य के आधार पे क्या था, उसका नामकरण किया जाता था। जैसे कोई व्यक्ति बाल काटता था तो उसे नाई, कोई व्यक्ति सिलाई करता था तो उसे सिलाई, कोई व्यक्ति बर्तन बनाता तो उसे कुम्हार। हालांकि उत्तर वैदिक काल की जब बात की जाए तो उस परंपरा में आपने 4 प्रकार के वर्गों का नाम सुना, और 4 वर्ग की जब बात की जाए तो ये कब देख मिलते हैं, तो ये उत्तर वर्ग में देख मिलते हैं, जहां पे आपने नाम भी सुना होगा किसके बारे में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य के रूप में। ये 4 वर्ग इसमें आते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मेगास्थनीज, तो इसने क्या किया था, इसने कुल उस टाइम पे भारत में 7 अलग अलग प्रकार के वर्गों को डिफाइन किया था। जिसमें अगर देखा जाए तो पहला वर्ग जो इसने बोला था वो बोला कि एक बड़े लोग हैं जो केवल विचारधारा का आदान प्रदान करते हैं, दार्शनिक। दूसरे एक वर्ग होते हैं जो केवल खेतों पे कार्य करते हैं, जिनको हम किसान के रूप में जानते हैं। किसान के अलावा एक वर्ग होता है जिसको हम अहीर के रूप में जानते हैं, जो शासन प्रशासन करता है। एक वर्ग जो केवल क्या करता है, घर वगैरह बनाने का कार्य करता है, जिसको हम कारीगर के रूप में जानते हैं, या जिसको हम शिल्पी के रूप में जानते हैं। एक वर्ग जो क्या करता है, लोगों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी ले रखा है, जिसको हम सैनिक के रूप में जानते हैं। और सैनिक के अलावा एक वर्ग जो क्या करता है, अलग अलग संदर्भों की जांच करता है, और जांच करने के अलावा खासा आप कह सकते हो कि जो अलग अलग लोगों के ऊपर क्या करता है, शासन प्रशासन करता है। तो इस परिप्रेक्ष्य ये 7 वर्ग आपको क्या होता है, इसके अंतर्गत आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, 7 वर्ग की जब बात की जाए तो 7 वर्ग यह आपको देखने को मिल जाते हैं। कहा जा रहा है कि 1906 में मिंटो शिमला में मुसलमानों को एक शिष्टमंडल के साथ मिलता है, और उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ नाम देख मिलता है। मतलब आप कह सकते हो कि मुसलमानों का जो एक शिष्टमंडल था मिंटो से मिलता है शिमला में 1906 में। तो उन्होंने क्या एक प्रावधान करने की बात की,
ये नाम देख मिलता है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, संयुक्त निर्वाचन वर्ग के लिए, हिंदुओं के लिए अधिक प्रतिनिधित्व देना, या फिर मुसलमानों का मनोनयन के द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व के लिए। अगर देखा जाए तो यहां पर मिंटो के साथ ये लोग मिलकर के क्या एक बात करते हैं। तो सीधे शब्दों में अगर देखा जाए तो मुसलमानों का एक शिष्टमंडल, कई बार आपने सुना होगा आगा खां के बारे में, तो आगा खां के नेतृत्व में क्या हुआ था, यह पूरा मंडल मिला था। और इनका जो संदर्भ था वो क्या था, वो सीधे शब्दों में था कि भैया हमें क्या चाहिए, मुसलमानों के लिए एक अपना पृथक निर्वाचन मंडल होना चाहिए। ठीक है, तो पृथक निर्वाचन मंडल की जब बात की जाए तो पृथक निर्वाचन मंडल मिंटो के साथ शिमला में मिलता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने कहा कि जो केंद्र का आपका सदन है, जो राज्य का आपका सदन है, उन सब में हमें अपना एक सुनिश्चित प्रतिनिधित्व चाहिए। तो इसका नाम देख मिलता है सन 1935। अगर इसकी बात की जाए तो उसके तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार का एक कानून 1935 आपका निर्मित हुआ। तो कौन से कैसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, भारत सरकार के परिप्रेक्ष्य एक जो हमारे यहां पर नीति आती है 1935 की, अगर उसकी बात की जाए तो उसका नाम प्रमुख रूप से 1935 की नीति। चूंकि आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 30, 31, 32। तो उसी गोलमेज सम्मेलन के बाद क्या होता है, एक श्वेत पत्र जारी कर दिया गया। और श्वेत पत्र जारी करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे खास करके ब्रिटेन की संसद के माध्यम से एक यहाँ पे नया भारत सरकार कानून 1935 बनाया जाता है। और उसमें जो व्यक्ति आपके अध्यक्ष आते हैं उनका नाम आता है लॉर्ड लिनलिथगो के रूप में। क्या नाम होता है, लॉर्ड लिनलिथगो की जब बात की जाए तो इनका संबंध क्या होता है, इसके परिप्रेक्ष्य देख मिलता है। क्योंकि आप भी जानते हैं जो हमारे यहाँ पर क्या था, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन की जब बात की जाए 1932, तो 1932 गोलमेज सम्मेलन समाप्त होने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, यहाँ पे एक श्वेत पत्र जारी होता है। और श्वेत पत्र जारी होने के बाद क्या किया जाता है, एक प्रवर समिति को गठित किया जाता है। और इस प्रवर समिति की जब बात की जाए, खास करके एक जांच करने वाली समिति जो आगे करके क्या करेगी, इसके बारे में कार्य करेगी। तो उसी प्रवर समिति के अध्यक्ष थे लॉर्ड लिनलिथगो, जिनका संदर्भ था कि इंग्लैंड की जो महारानी है उनको क्या करना, क्या परिप्रेक्ष्य आपका व्यवस्थित करना है, उसके लिए एक तरीके से सिफारिश करना। तो उन्हीं सिफारिशों की जब बात की जाए तो उसके लिए क्या था, इसको डेवलप किया गया था। तो लॉर्ड लिनलिथगो क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। क्लियर। आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली, अगर इसकी बात की जाए तो यह सिद्धांत हमें देखने को मिलता है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा। बेसिक रूप से आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पर नागरिक सेवा में प्रतियोगी परीक्षा, या फिर जिसको हम सिविल सेवा परीक्षा के रूप में जानते हैं, तो इसका नाम देखने को मिलता है। नागरिक सेवाओं के लिए एक परीक्षा की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है 1833, 1853, 1858 या फिर आपके 1882। तो सबसे पहले चरण में इस व्यवस्था को 1853 में लाया गया था, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पे क्या होता है, इसको अस्वीकार कर दिया जाता है। 1833 में इसको लाया गया था, जिसको अस्वीकार कर दिया जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है, 1853 में इसको स्वीकृत कर दिया जाता है। और स्वीकृत करने के बाद ही आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या होता है, सिविल सेवा जैसी संकल्पना की जब बात की जाए तो इसका नाम हमें देखने मिलता है। क्योंकि शुरुआती दिनों में क्या किया था, जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, BOD अर्थात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे, उन लोगों ने क्या किया था, इसको एक सिरे से नकार दिया था। लेकिन 1853 में क्या होता है, इसको खास करके क्या किया जाता है, इसको स्वीकृत कर लिया जाता है। तो जो 1853 का एक आपका चार्टर एक्ट आता है, उस चार्टर एक्ट के माध्यम से इसको स्वीकृत कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए तो फिर आज के संदर्भ को अब हम यहीं विराम देते हैं और इस सेशन को यहीं समाप्त करते हुए आप सबसे ये घोषणा करते हैं कि आप लोग अगर इस सेशन में जुड़े थे तो इस सेशन को लाइक भी करेगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करेगा। ठीक है, और बाकी अभी जस्ट आपके 6 बजे से आपकी यूपीजी के वाली क्लास है, तो उसमें मिलते हैं और देखते हैं कुछ नवीन प्रश्नों, कुछ नए नए प्रश्नों को आधारित करते हुए। इस क्लास की जो PDF होती है वो भी आपको मिल जाती है, तो आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। क्लास की जो PDF मिलती है वो ऊपर का जो टेलीग्राम का लिंक होता है उस पर आपको मिल जाता है। ठीक है, चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अपने इसी यूपीजी के वाली क्लास में। ठीक है, आज विलंब हो गया, हमें 1 मिनट पहले ही छोड़ देना चाहिए था। ठीक है, कोई ना, चलिए बाय बाय, टेक केयर।